लोगों आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी आ रहा होगा। तो समास का मतलब क्या होता है? जिसमें आप उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो उसी को समास कहते हैं। और समास में दो या दो से अधिक पद जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। समास में केवल सिंगल पद रहेगा तो नहीं होगा, समास में दो या दो से अधिक पद का होना बहुत जरूरी होता है। दो भी पद हो सकते, दो से ज्यादा पद हो सकते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं? दो दो या दो से अधिक पदों को मिलकर कोई एक नवीन पद बनता है और एक सार्थक पद बनता है। सार्थक मतलब एक मतलब उसका कुछ मीनिंग मतलब होता है, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं, ठीक है। तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? सम दुई दुई और दुई से बगरा शब्द मन कर मेल से जब एक नवा शब्द बने लासे के हमरे मन समास कहना। तो ये नीचे में कुछ आ गया है, तो ये समास कहते हैं। तो दुई और दू से बेसी पद मन के मिल के बने वाला नया पद, नया सार्थक शब्द के हमरे मन समास कहना। तो हम लोग समास उसी को कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए खाना बनाने वाला घर है, जैसे मान लीजिए खाए बनाए वाला घर है, जो खाना बनाने वाला घर है, तो उसको क्या कहते हैं? रसवा घर, ठीक है। तो रसवा घर किचन कहा जाता है हम लोग को, ठीक है। तो रसवा घर को नागपुरी में नागपुरी में जो किचन है उसी को रसवा घर कहा जाता है। तो इतना बड़ा है, लिखने का मतलब नहीं है कि खाना बनाने वाला घर, खाना बनाने वाला घर इतना बड़ा कौन लिखेगा? तो इसके लिए शॉर्टेस्ट वे क्या आप यूज करें? रसवा घर। तो रसवा घर क्या हो गया? आपको एक समास हो गया। जैसे राजा का बेटा, सपोज दैट आपने राजा का बेटा अगर आपने लिख रहा है, ठीक है, तो राजा का पुत्र मान लीजिए इतना बड़ा लिखे, तो इतना बड़ा लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, बस सिंपल लिख लीजिए राजपुत्र। तो यहाँ राजपुत्र क्या है? ये आपको समास कहलाएगा। तो समास में या इधर खुराउरेमन, समास में विभक्ति चिन्ह कर लोप हो जाएगा। मतलब समास में हमेशा विभक्ति चिन्ह का क्या होता है? वो लोप होता है। समास लागिन कम से कम दुई पद जरूर होए चाहिए। मतलब इट इज मैंडेटरी टू रिक्वायर टू टू सब्जेक्ट होना चाहिए, टू नाउन होना चाहिए ना संग। मतलब समास में क्या है? पद 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 मतलब क्या? वो नाउन। तो समास में बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, दो गो पद जरूर होना चाहिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर दो से पद से कम रहेगा तो उसका समास नहीं बन सकता है। असमास का जो पहला पद होता है और उत्तर पद होता है, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद कहते हैं। तो पहल पद के हमरे मन पूर्व पद कहना, और जबकि दूसर पद के हमरे मन उत्तर पद कहना, मतलब इसको हम लोग उत्तर पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज दैट एक है राजा का महल, ठीक है। तो राजा का महल में राज राजा राजा जो है, यहाँ एक आकार छूट गया है, राजा जो है वो पूर्व पद कहलाएगा, और जबकि महल जो है, महल उसका उत्तर पद कहलाएगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट लोटा डोरी अगर आप लिख रहे हैं, लोटा डोरी, तो यहाँ लोटा क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट मतलब पूर्व होगा ही, ये तो कोई भी जानता है कि पूर्व मतलब फर्स्ट पद होगा। और डोरी डोरी मतलब ये बात का पद है, तो इसलिए ये उत्तर पद कहलाएगा। ओके। तो समाज में जो फर्स्ट पद आता है उसको पूर्व पद और लास्ट वाला पद को उत्तर पद हम लोग कहते हैं। अब नागपुरी में समास कर जे भेद होएला ओकर पाछे विद्वानों में काफी मतभेद है, मतलब बहुत मतभेद होता है विद्वानों के बीच में, है ना। तो नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नौरंगी 5 नागपुरी समास बताए हैं। जैसे वो बतलाए हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अविभावी समास और बहुब्रीहि समास। और जबकि पंडित योगेंद्र नाथ जो तिवारी हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखे है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। तो इस बुक में उन्होंने समास के 8 भेद बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक भेद करके देखेंगे, जो भी है जिस तरह से हिंदी में होता है तो उसी तरह से होता है।
तो पीटर शांति नौरंगी जो ये आपको आते हैं, पीटर शांति नौरंगी एक बहुत बड़े फेमस राइटर हुए हैं। ये ईसाई पादरी थे और ये रांची के रहने वाले थे और इन्होंने आपको नागपुरी का व्याकरण लिखा है, फर्स्ट ऑथेंटिक व्याकरण इसका माना जाता है। संत जॉन्स या सेंट जॉन्स या वगैरह कुछ स्कूल है यहाँ रांची में, तो वहां पर इनका जो बुक है उसका पांडुलिपि भी उपलब्ध है। तो फादर पीटर शांति नौरंगी का व्याकरण को पहला व्यवस्थित व्याकरण कहा जाता नागपुरी में। अब हम लोग समास के भेद को जानते हैं। समास कर के तो भेद होएला, तो सबसे पहले हम लोग समास को जानते हैं कि इसका अविभावी समास किसको कहते हैं। अविभावी समास वो समास हके जेकर पहिल पद अव्यय होएला। अव्यय मतलब जिसमें कोई चेंज वेंज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसी को अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो अविभावी समास वो समास होएला जेकर पहिल पद प्रधान होएला और प्रधान होए के साथ साथ ओकर पद अवयव भी होएला। अवयव मतलब फर्स्ट पद जे होएला ओकर प्रधान होएला, प्रथम पद प्रधान होएला और प्रधान के साथ साथ वो अवयव भी होएला। अवयव अवयव उ पद होएला व्याकरण में जे कोई भी व्याकरणिक प्रभाव कारण कोई चेंज ओकर में नहीं होएला। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर आज जन्म है, सपोज है आज जन्म है, भरपेट है, आजीवन है, निडर है, तो आज जन्म का पहला पद क्या है? आ है। तो अब इसमें संज्ञा लगा लीजिए, स्वरनाम लगा लीजिए, लिंग लगा लीजिए, वचन लगा लीजिए, क्या आ कभी कुछ चेंज होगा? आ कभी चेंज नहीं होता है, ये कोई चेंज नहीं होता है, तो ये नो चेंज होता है। उसी तरह भर जो होता है, जैसे भैर पेट है तो भैर पेट में मतलब भर पेट होगा। आजीवन है, यहाँ पर भी आया। नी है, तो ये जो वर्ड है नी, आ, भय, ये सब कोई चेंज कभी नहीं हो सकता लाइफ में, मतलब कोई भी व्याकरण का प्रभाव से। तो जे समास का प्रथम पद प्रधान होएला से के हमरे मन अविभावी समास कहना, और प्रथम पद अवयव भी होएला। अब हमरे मन देखिला तत्पुरुष समास के कहल जाएला। तत्पुरुष समास, तत्कर तो मतलबे होएला कि त बाद में, तो तत्पुरुष समास वो समास के जेकर दूसर पद मुद मुद या प्रधान होएला। तो जे समास के दूसर पद प्रधान होएला उसे के हमरे मन तत्पुरुष समास कहना। जैसे बन मानुष, तो रौरे मन ध्यान से देखो, एगो एग्जाम्पल बता थी। बन मानुष, तो वन मानुष जे है हगे, तो वन मानुष मतलब वन में रहे वाला मानुष। तो वन में रहे वाला मानुष में जे मानुष रहेगा वही ना इम्पोर्टेंट है, वन में रहने वाला जो मोगली टाइप का आदमी सपोज है। तो ये मानुष वन में कौन रहता? वन में तो चिड़िया पंछी रहेगा ना। अब आदमी रह रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना, तो इसका सेकंड पद प्रधान हो रहा है। तो तत् मतलब बात का पद, तो इसलिए इसमें सेकंड पद प्रधान हो रहा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया, वन मानुष। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे धन रहित, जिसके पास पैसा नहीं है। मनोहर, मन को हरने वाला। वंशधर मतलब जो वंश का जो मैन होता है। ईश्वर प्रदत्त, जो ईश्वर का दिया हुआ है। और एक तत्पुरुष समास का कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे लतखोर। तो नागपुरी में लतखोर मतलब लाइत खाए को वाला आदमी, जे होएला कुछ कुछ आदमी मन से के लतखोर कहना हमरे मन। तो लतखोर मतलब लाइत खाए को वाला। तो यहाँ जो लाइत खावत है से इम्पोर्टेंट है के नहीं। चलिए फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देते हैं। मुंहजोर, मुंहजोर, स्पीकर में जोर अंतिम पद महत्वपूर्ण है, तो इसी कारण से ये आपको ये हो जाएगा।
तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात का देखते हैं। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जे होएला ओकर प्रथम पद कर्मधारय समास जे समास के पहिल पद विशेषण और दूसर पद विशेषण कर विशेष होएला, चाहे पहिल पद और उत्तर पद उमन पद में उपमान और उपमेय का संबंध होएला, ओके कर्मधारय समास कहेना। तो कर्मधारय समास जे हके उकर में दो गो पद जरूर होएला और दोनों एक विशेषण और एक विशेष होएला। इके हिंदी में देख ली में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद विशेष और विशेषण की अवस्था में हो, अथवा उपमान या उपमय के अवस्था में होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आपको कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास उ समास हके जेकर में जे पद हके से विशेषण और विशेष के रूप में हमरे के दिसेला। विशेषण और विशेष या उपमान उपमेय, जैसे जैसे लाल मट्टी, जैसे लाल मटिया, लाल माटी। तो लाल आहे जे माटी लाल होएला से के हमरे मन लाल माटी कहना। तो लाल एक विशेषण हके और माटी इकर विशेष है के, तो लाल माटी। घोड़ मुंह, जैसे राउरे मन इंस्टाग्राम में अभी बहुत कुछ दिन पहले आवत रहे वो घोड़ा मुंह वाला वीडियो, तो घोड़ा जैसन जेकर मुंह होएला से के हमरे मन घोड़ मुंह कहे ना। नील कमल, नील कमल जैसे नीला आहे जे कमल। तो ई सब हमरे मन जे देखा थी देखे थे, तो से मन कर्मधारय समास के। अब द्विगु समास को देखो। द्विगु समास को देखिए, द्विगु समास में सबसे अच्छा ये चीज है कि इसमें संख्या होएला, इधर प्रथम पद संख्या होएला। जैसे ऐ के पकड़े के ट्रिक का है द्विगु, द्वि पहला वर्ड का है के द्वि, द्वि मतलब टू होएला। तो द्वि मतलब ये तो संख्या के बताए ना, तो जे भी समा सके जेकर पहिल पद से कोनो संख्या कर बोध होएला से के हमरे मन द्विगु समास कहे ना। जैसे नवग्रह, नवग्रह में नौ शब्द आवत है। तीन कोनिया, जैसे तीन कोनिया जैसे रास्ता होएला, तीन मतलब तीन गो कोना होएला, इकर में तीन आवत है। द्विगुना तो दुई आवत है। त्रिकाल तीन आवत है। पंच मंजिला पांच आवत है। तो पंचभुज, चतुर्भुज, ये सब द्विगु समास के अंदर आवेला। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो समास हके जेकर दोनों पद प्रधान होएला। द्वंद्व समास जेकर दुयो पद प्रधान होएला और जेकर बीच संयोजक के चिन्ह कर लोप हो जाएला। तो जैसे राजा, रानी, तो ये द्वंद्व समास हो गए। द्वंद्व को पकड़ने का ऐसा भी ट्रिक है। द्वंद्व मतलब क्या? द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा होते रहता। तो किसके बीच लड़ाई झगड़ा होगा? जैसे पति पत्नी, जैसे पति पत्नी, ठीक है, भाई बहन, ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन एक बोलने का हम बता रहे हैं। तो जो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन में रहेंगे वो आपको द्वंद्व समास आएंगे। मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में। तो और एक के बिना दोनों अधूरे होते हैं, कोई एक नहीं होता है, तो इसलिए दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए गाय बछरू, तो गाय का जो बच्चा होता है उसके बिना वो तो अधूरा है। कॉपी किताब, कॉपी के साथ ही किताब आता। आयो आबा, आयो मतलब मम्मी और आबा मतलब पापा। भाई बहन, दाल भात,
हर फर, जो वो हर में लगता है ना, हल में जो एक लोहा का एंगल लगता है, तो उसी को फर कहते हैं। जैसे हल कैसा होता है, हल आप लोग देखे होंगे, इस तरह से सिंबल आपको होता है, तो यहाँ पर ऐसे करके लगा हुआ रहता है ये लोहा वाला। ठीक है, तो ये लोहा वाला को फर कहा जाता है, और ये हल हो गया, तो हर फर आपको एक एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद नाच गान, तो अगर दो आएगा तो इसको द्वंद्व समास कहते हैं। एक हमने इस नोट्स में नहीं जिक्र किया है नंज समास का, तो नंज समास के बारे में हम आपको यहीं पर बतलाते हैं। एक और समास होता है, ये ज्यादातर बुक्स में नहीं होता है, लेकिन एक नंज समास भी होता है। तो नंज समास को पकड़ने का सिंपल ट्रिक है, इसमें न या ना वर्ड जरूर रहेगा, मतलब नेगेटिव वाला जो वर्ड्स रहेगा। ठीक है, मतलब जिससे नेगेटिविटी का थोड़ा सा बोध होता है। तो जे समास से कोई ऋणात्मकता कर गुण के बोध होएला से कि हमरे मन नंज समास कहना। ठीक है, या जेकर प्रथम पद में न, ना, ना, ई सब रहेला से कि हमरे मन, मतलब नेगेटिविटी, जे समाज से कुछ ऋणात्मकता के बोध होला से कि हमरे मन न समास कहना। जैसे देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे आ, अनसुना, अनसुना एक थोड़ा सा, इसमें क्या हो रहा है कि नहीं सुन रहा है जो मेरे बात को। बेलूरा, मतलब जिसको कोई, इडियट जो होता है ना, बेलूरा मतलब जिसको कोई अक्ल वक्ल नहीं कुछ काम करने का। अनपढ़। ठीक है, तो बेफालतू, बेफालतू, तो ये सब सब क्या है, ये सबसे कुछ नेगेटिविटी का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसको नल समास कहते हैं। तो अभी हम लोग ने जाना नंद समास क्या होता है। तो नंद समास उ समास होएला जेकर से कोनो ऋणात्मकता कर ना नहीं ना कर बोध होएला से क्या हमरा मन नंद समास कहना। एक समास लास्ट समास है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास कभी कभी क्या होता है ना कि वो समास का मतलब मतलब वो नहीं होता जो उसमें कहा गया है, उसका मतलब बाहर से आता है। तो जे समास के कोनो पद प्रधान नहीं होएला, मतलब जे समास कर कोनो पद प्रधान नहीं होएला, कोनो पद प्रधान नहीं होएला, और दुइयों के मिले से कोनो और बारे में संकेत होएला, मतलब इसमें बाहर से मतलब जो आता है, तो सेके हमरे मन बहुब्रीहि समास कहना। तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसका बाहर से मीनिंग आता है। जैसे देखिए, चतुर्भुज, तो जेकर चार भुजा आहे, तो चार भुजा कौन आदमी क्या है, चार भुजा, तो चार भुजा गणेश, भगवान गणेश क्या है, तो भगवान गणेश। एकर मतलब ये भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु के एकर मतलब होएला। दशानन, दस आनन हके जेकर, मतलब दस मुड़िया है, तो जेकर मतलब रावण होएला। गिरधर, गिरी के धारे वाला, मतलब जे होल्ड करेला पर्वत के, तो भगवान श्री कृष्ण। कन पत्थर, कान पतला कान वाला, तो आदमी के मूर्ख कहल जाला, तो एकर मतलब मूर्ख होला। फिर लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, मतलब जिसका पेट बहुत लंबा होता है, जिस आदमी का पेट बहुत लंबा होता है, तो भगवान गणेश। नीलकंठ, हर नीलकंठ, तो नीलकंठ कर का माने होला, नीलकंठ के माने होला नीला कंठ है जेकर, मतलब कंठ जेकर गला के नीचे नीला है, जे आ, विष का पान किए थे शिव जी, तो इस कारण से इसको नीलाकंठ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने देखा समास के बारे में।
तो आई होप आप लोगों को समास क्लियर हुआ होगा, और हम लोग दूसरा देखते हैं। सेंटोरियम है, रामकृष्ण मिशन तुपुदाना में अवस्थित है। तो यहीं पर थोड़ा घूमने गया था आज। तो काफी अच्छा ये प्राकृतिक वाला जगह है, लेकिन इसमें पब्लिक एंट्री नहीं है, तो बहुत मुश्किल से गए थे। खैर इसको तो बताना नहीं है, फोटो को बताना है। एक शेयर इमेज, सर काहे नहीं आ रहा है? उपसर्ग, जो आप लोग प्रीफिक्स और सफिक्स समझे होंगे, जो इंग्लिश में जो पहले लगता है शब्द का पहले और शब्द का बाद में लगता है, तो उसी को जो पहले लगता है उसको उपसर्ग, और जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो नागपुरी में उसी को देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो उपसर्ग, उपसर्ग वो शब्द कर अंश चाहे भाग के कहना, जे कोनो शब्द कर पहिल जुट कर विशेष अर्थ प्रकट कर देवेला। ई मन कर स्वतंत्र अस्तित्व नी होएला, तैयो दूसर शब्द मन संगे मिल के गोटक विशेष अर्थ के बोध करवाएना। तो कहने का मतलब क्या होता है ना, कि उपसर्ग ऐसा वर्ड होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उपसर्ग का क्या होता है, उपसर्ग का कोई मतलब नहीं होता है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है। नो मीनिंग, उपसर्ग का क्या होता है, उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होएला। लेकिन क्या कहा जा रहा है, उपसर्ग किसी के साथ मिलकर उसका मतलब बना लेता है, उसको एक वेल डिफाइन कर लेता है। तो अपने आप में वो कुछ मतलब नहीं होता। तो उपसर्ग वो है कि जे शब्द कर पहिल भाग में लगेला, ये फर्स्ट लगता है कोई भी शब्द का, ये पहले आता है उपसर्ग। ओके, तो याद रखिएगा। उप, उप मतलब क्या होता है, उप मतलब फर्स्ट। तो जैसे उपसर्ग, उपसर्ग को हम लोग देखते हैं, उपसर्ग कौन कौन होता है। जैसे देखिए, इसमें बस मीनिंग जानना है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह जानना है कि कौन क्या क्या होता है। जैसे अ उपसर्ग से अ कौन सा लग रहा है, जैसे अथाह, अथाह, अथाह मतलब अथाह पानी है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आज हम गए थे, तो एक चट्टान के नीचे देखे कि पानी बहुत सारा है, तो हम बोले कि भाई अथाह पानी है यहाँ पर, या उसका नॉलेज इस सब्जेक्ट में अथाह है। अथाह मतलब अनलिमिटेड। ओके। अपढ़ मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का। अदेखल, अदेखल, अदेखल मतलब जिसको देखा नहीं गया। उसी तरह अन में देखिए, अन, अन उपसर्ग का क्या क्या लग सकता है। अन से अनजान, जेके हमरे मन नहीं जाने ना, मतलब कोई अनजान आदमी आ गया तो उसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे। अनमोल, जिसका बहुत मोल है। अनठेकान, अनठेकान मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे कि मधु कोड़ा के पास बहुत पैसा आ गया, अनठेकान पैसा आ गया। तो मधु, मधु कोड़ा लागिन अनठेकान पैसा आहे, या धन आहे। तो अनठेकान मतलब बेहिसाब, इसी में इनकम टैक्स का छापा लगेगा। तो अनठेकान धन नहीं होना चाहिए। फिर अनबन, अनबन, अनबन मतलब क्या, अनबन मतलब जो एक दूसरे से
जो मुटाव रहता है, मन मुटाव रहता है, जैसे पति पत्नी के बीच में कभी अनबन हो गया तो उसी को अनबन कहा जाता है। अनबन मतलब मन मुटाव, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अनबन रहता है कोई मुद्दा। फिर उसके बाद अगिनत, मतलब जिसका गिनती प्रॉब्लम हो, गिनती नहीं किया जा सकता। फिर अध से देखते हैं, अध से अधमोरा। अधमोरा मतलब जैसे किसी को खूब पीटा जाता है, मरता नहीं, जैसे फिल्म उल्म का हीरो में को देखिएगा, बहुत मारा जाता है लेकिन वो जिंदे रहता है, फिर बाद में कुछ दिन हॉस्पिटलाइज होकर जी जाता है, तो उसी को अधमोरा कहा जाता है। अधपक्का, अधपक्का या दर पक्का, जो कच्चा होता है ना, जो कच्चा यानी रॉ फ्रूट होता है, रॉ फ्रूट्स होता है, तो वही अध पक्का होता है। फिर अध कपारी। अध कपारी मतलब क्या होता है, जैसे आपका मुंडी, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई आदमी है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि माथा दो ग्लोब में बटा हुआ है, तो एक राइट साइड, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन, मान लीजिए कभी ये साइड जो दर्द है, तो बोलते हैं उसी को अध कपारी। ठीक है, तो नागपुरी में टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है बस। और बिन, बिन जाने मतलब बिन का है, बिन मतलब, ठीक है, तो ये बिन वाला। कभी कभी फोन भी हैंग कर जाता है। ये थोड़ा सा फोन में प्रॉब्लम हो गया था, इसी कारण से। चलिए, अब हम लोग उपसर्ग को और देखते हैं। तो उपसर्ग में कुछ है नहीं, एक शॉर्ट शॉर्ट वे में बस बतलाते जाते हैं। जैसे उपसर्ग में, जैसे मान लीजिए एक कुछ कुछ उपसर्ग को देख रहे हैं, जैसे भैर को देखें, तो भैर का जैसे भैर पेट मतलब पूरा भरपेट खिलाते हैं जिसको। भैरपूर मतलब पूरा एकदम भरपूर दिया, मान लिए किसी ने शादी किया, अपना बेटी का बहुत भरपूर दहेज दिया, तो उसी को कहा जाता है। और भरसक, भरसक मतलब जैसे कोई बच्चा क्या हुआ ना कि भरसक प्रयास किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, तो वो अपना बेस्ट दिया, तो उसी को भरसक कहा जाता है। दर, दर उपसर्ग से क्या क्या होगा, जैसे दरमोरा मतलब वही मारने वाला, दरपोड़ा, दरकार, तो ये दर से हो गया। और फिर उसके बाद गैर से देखिए, गैर हाजिर, गैर हाजिर मतलब absent हो गया, जैसे आज बहुत सारे स्टूडेंट absent है तो गैर हाजिर है। गैर वाजिब, जैसे मान लीजिए गेहूं मिल रहा है 20 रुपए किलो, अब कोई राशन दुकान वाला बोलेगा नहीं भाई 25 रुपए किलो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या भाई गैर का सावजी राउरे गैर वाजिब दाम ले वथी, तो गैर वाजिब हम लोग बोलते हैं कि नहीं। गैर कानूनी मतलब जो इलीगल होता है। गैर सरकार मतलब जो बिना सरकार वाला है, मतलब प्राइवेट वाला है।
तो इसी तरह कु कु से देखिए, कु से क्या, कुपुत मतलब जो बेकार बेटा होता है। कुचर जो ईर्ष्यालु होता है, ठीक है ना, ईर्ष्या करता, द्वेष करता। कुसंगत मतलब जो बेकार दोस्त लोग के साथ रहता है। सु से क्या होगा, सुमंगली मतलब अच्छा, जो सुबुद्धि मतलब अच्छा बुद्धि वाला है। से नर जो का, ये सब। तो ये सब आज जो आप देख रहे हैं, तो ये सब क्या चीज को बतला रहा है? ये सब बता रहा है, उपसर्ग को बता रहा है, जो सब आपको पहले आता है। अब हम लोग इसी तरह देखते हैं थोड़ा सा प्रत्यय को। तो जिस तरह उपसर्ग में आया, तो ये क्या होता है, ये लास्ट में आता है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय हमेशा लास्ट में आपको आता है, और इसका भी कोई ये होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो शब्द मनक जे, शब्द मनक और जे अक्षर जे बाद में आवेला से के हमरे मन प्रत्यय कहे ना। तो प्रत्यय क्या होता है, ये अविकारी शब्द होता है। अविकारी मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, वो दोनों अविकारी है। अविकारी हम बार बार बता रहे हैं, अविकारी मतलब जो अनचेंज होता है, अनचेंज। तो अनचेंज जो होता है उसी को अविकारी कहते हैं। जैसे ना हो गया, ठीक है, या हो गया, इसमें कोई ग्रामेटिकल थोड़ी जो ये चेंज होता है, ये संज्ञा सर्वनाम के प्रभाव से, विशेषण से दूर रहता है। तो प्रत्यय हमेशा लास्ट में होता है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर एक एक करके, एक एक प्रत्यय को देखिए। जैसे जैसे एक प्रत्यय जो लगता है, एक प्रत्यय, तो एक प्रत्यय में क्या, जा एक लास्ट में लग रहा है, खाए मतलब जाने के लिए, खाए मतलब खाने वाला, नाचे मतलब नाचे के, उठे, बैठे, लिखे, तो ये लास्ट में लग रहा है एक। यहाँ पर एक एक वर्ड आ रहा है। ईया, तो ईया में चलैया, चलने वाला, देखैया, देखने वाला, बोलवैया, बोलने वाला, नचैया, घरैया, तो ये लास्ट में आ रहा है। और वाह आहा, तो अराहा, अराहा मतलब आहा का मतलब, आहा में जैसे मरलाहा मतलब जो आदमी बिल्कुल एकदम क्या है, जिसका कुछ ये मतलब बॉडी में कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा भी। ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन ये आए कि दुनिया का सबसे पुराना चट्टान, धरती में सबसे पहले बनने वाला चट्टान कौन था, तो ए वर्ड आता है ना सबसे पहले। तो ए वर्ड आ गया तो आर्कियन, आर्कियन सबसे पुराना चट्टान होता है। लेकिन अब उतना साल हो गया, करोड़ों साल, तो मान लीजिए करोड़ों साल का चीज अभी वैसा मिलेगा जैसा वो रहेगा। यहाँ तो चीजें एक दो दिन में खराब हो जाता है, तो चट्टान कैसे बचा हुआ रहेगा? तो क्या ये चट्टान अपने मूल रूप में मिलता है क्या आपको? तो ये चट्टान आपको अपने मूल रूप में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चेंज हो गया समय के साथ।
ठीक है। और ये आर्किन काल का जो चट्टान है ये मुख्यतः अग्नि से बना था। जो धरती को भाई एक सूर्य का टुकड़ा था ना, 9 ग्रह जितना भी सूर्य का टुकड़ा था, तो ये आग से बना था, तो इसलिए आग्नेय चट्टान इसको कहते हैं, इग्निशियस रॉक कहा जाता है इसको। ठीक है। और इस चट्टान में जीवाश्म वगैरह नहीं पाया जाता है। जो फॉसिल्स होता है ना, जैसे सड़ा गला जीव जंतु वगैरह कुछ भी होता है, तो वो ये सब चट्टान में नहीं मिलता। फिर आगे, अब आर्कियन काल की चट्टानें तो है नहीं, तो आर्कियन काल की जो चट्टानें हैं, अब वो चट्टान कन्वर्ट हो गई है जो चट्टान में, उसको धारवाड़ का क्रम की चट्टान कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान कहते हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान होती है, इसमें भी फॉसिल्स नहीं पाया जाता, जो जीवाश्म होता है वो नहीं मिलेगा इस चट्टान में। और ये कर्नाटका में आपको एक जगह है धारवाड़, तो उसी के नाम से ये धारवाड़ चट्टान पड़ा हुआ है इसको। ठीक है। और जो आपको झारखंड में या भारत में जो भी धातु है, लोहा, तांबा, ये सब जो धातु है वो इसी चट्टान में मिलता है। और विंध्यन काल की चट्टान, जो विंध्य काल की चट्टानें जो है, ये अवसादी चट्टान है। ये टूटा फूटा अवशेष से मिलकर बना हुआ है, और उसी में बाद में वो परिवर्तन होकर वो पत्थर का रूप ले लिया, जैसे बालू पत्थर होता है। तो बालू पत्थर वगैरह ये विंध्य काल की चट्टान से मिलता है। तो जो बालू पत्थर है, तो बालू पत्थर, फिर चूना पत्थर, ठीक है, ये सब जो चट्टान होता है ये विंध्य क्रम की चट्टान में होता है। तो झारखंड में याद रखिएगा, ये चट्टान जो मिलती है वो पलामू, चतरा, और बिहार का जो सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में ये चट्टान मिलती है। तो याद रखिएगा, विंध्य काल की चट्टान झारखंड में आपको पलामू, चतरा जिस और है उस और आपको मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे आता है इंपॉर्टेंट गोंडवाना काल का चट्टान। गोंडवाना क्या है ना, ये पूरा अर्थ जो था, ये आपको एक फिगर हम ड्रॉ करके बताने का प्रयास करें। ये जो अर्थ था, तो आज जो सातों महादेश है, तो सातों महादेश वगैरह जो है, ये सब एक दूसरे से अटैच थे ऐसे करके। इसको पेंजिया कहा जाता था। तो इसमें जो भारत और अफ्रीका जिसमें अटैच था ना, जिसमें इंडिया प्लस अफ्रीका जो अटैच था, इसी को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कभी भी लाइफ में, जिंदगी में, कि भारत किस भूमि का मेन पार्ट था, तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ठीक है ना। तो ये पेंजिया पूरा महादेश का समूह हो गया, और उसमें गोंडवाना एक सर्टन पार्ट हो गया। तो इस काल में क्या हुआ था ना, भूगर्भिक हलचल हुई थी। तो भूगर्भिक हलचल हुई थी, अपना झारखंड वगैरह भी पूरा, एक समय ऐसा आया था हिमयुग कि पूरा झारखंड बर्फ से ढका हुआ था। ठीक है। और जो भूगर्भिक हलचल हुआ, तो उसमें धरती में इतना गैप्स आ गया, कि इतना गर्त हो गया कि उसमें समा गया वो सब। और वही समा गया जो पेड़ पौधा था, और वही पेड़ पौधा कन्वर्ट हो गया कोयला में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, या कार्बनी फेरस क्रम की चट्टान, मतलब जो कि कार्बनाइजेशन हुआ था उस समय, तो इसलिए इस काल की जो चट्टान होती है, इस काल की चट्टान में याद रखिएगा, ये चट्टान फेमस है कोल के लिए। ठीक है ना। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि कोयला किस प्रकार की चट्टान में मिलता है, तो एक ही आंसर होगा, गोंडवाना काल की चट्टान या गोंडवाना काल की चट्टान या कार्बोनिफेरस काल की चट्टान। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, गोंडवाना काल की जो चट्टान है, ये दामोदर वैली जो है, दामोदर नदी घाटी में कोयला का सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन है। तो ये क्षेत्र आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो कोयला का निर्माण हुआ था इसमें, और कुछ है नहीं।
और एक समय ऐसा काल आया था, देखिए इसी को हम बोले थे कि अभी हिम युग आया था, परमियन ट्रैसिक युग आया था। तो ये कार्बनीफेरस हिम चादर के रूप में छोटानागपुर का भाग आच्छादित हो गया था। मतलब जो अभी अंटार्कटिका वगैरह आप लोग देखते हैं ना, हिमयुग आया धरती में वैसा। तो परमियन ट्रैसिक जो काल पीरियड है, उस समय जो है, उस युग में पूरा झारखंड बर्फ से ढक गया था। ठीक है, और उस समय सब विलुप्त हो गया था, जो मर गया था बहुत सारा जीव जंतु, जैसे समुद्री जीव, जो रीढ़ का हड्डी वाला जीव, ये सब विलुप्त हो गया था। डायनासोर फाइनासोर ये सब ना मरा है बहुत सारा कुछ। तो उसी काल में फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बहुत सारा भूगर्भीय खलचल हुआ है। ठीक है, तो भूगर्भीय खलचल जो हुआ, जो हमारा अभी भी जो जहाँ भारत की भूमि है, वो तिब्बत की ओर मूव कर रही है। जो ये भारत है, सपोज दैट ये भारत है, तो भारत इधर मूव कर रहा है, भारत की भूमि इधर मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है ना, तो ये 3 बार ये टक्कर हुआ था। और झारखंड पहले मैदान था, झारखंड क्या था, मैदान था, संप्राय मैदान था। और वो कन्वर्ट हो गया आज प्लेट्यू में। तो उसका मेन रीजन यही है, ये टक्कर हुआ था। तो पहला पहला जो टक्कर है वो यहाँ पर दिया हुआ, पहला उत्थान ये मायोसेनी युग में हुआ था। और इसी में हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ था। और इसी कारण झारखंड का पाट का प्रदेश का उत्थान हुआ था, याद रखिएगा। पाट प्रदेश देखिए झारखंड में ये है, ये झारखंड का जो आकार है इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन जिसमें गुमला, लोहरदगा, ठीक है, कुछ पार्ट झारखंड का, खूंटी उटी जो ये सब, वो पार्ट का प्रदेश वाला आपको आता है। तो ये पार्ट का आपको उत्खनन हुआ था। और फिर दूसरा दूसरा जो टक्कर से हुआ था, इसमें हिमालय का दूसरा उत्खनन हुआ। इसमें रांची और हजारीबाग का पठार का उत्खनन हुआ। तो रांची और हजारीबाग का पठार का उत्खनन हुआ। तो ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर रांची और हजारीबाग का पठार ये कहलाता है। इसको बीच से अलग करता है दामोदर घाटी। ये जो बीच में है ना, ये दामोदर नदी घाटी है। और एक तरफ रांची है, और एक तरफ हजारीबाग ऊपर में है। तो ये दूसरा उत्खनन के टाइम में आपको बना था। आप देखिएगा, जब आप पतरातू वैली जाते हैं, पतरातू घाटी या चुट्टू पालू घाटी जाते हैं, तो देखिएगा रामगढ़ वाला एरिया कैसे सेपरेट होता है अपना। और जो रांची का देखिएगा कैसे वो अलग हुआ है। ठीक है ना। और ठीक जस्ट रामगढ़ पार करिएगा, रामगढ़ में पहुंचेगा, तो दामोदर नदी बह रहा है। वो नदी ही ना छोटा है, उस समय तो बहुत बड़ा हुआ होगा। फिर इसमें तीसरा उत्खनन जो हुआ था, तीसरा उत्खनन देखिए, तीसरा जो इसमें रांची हजारीबाग का पठार का और उथल पुथल हुआ, मतलब थोड़ा सा हाइट बढ़ा घटा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको झारखंड में कई बार उथल पुथल का दौर रहा है। और नवीन निक्षेप के कारण जो अब जो हुआ था, उसके कारण आपको जो मैदान बना है, जिसके कारण क्या बना, मैदान बना, थोड़ा ऊंचा ऐसा कर वाला जो पठार बना थोड़ा सा। तो मैंडोक जिसको कहा जाता है, तो ये सब का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पाट का प्रदेश देखिए, यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था पाट प्रदेश क्या होता है। तो झारखंड का प्रदेश को पाट प्रदेश में आप बांट सकते हैं। पाट प्रदेश ही झारखंड का ऊंचा भूभाग है। और इसमें कौन आता है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ठीक है, ये सब आपको रीजन आता है। ये 900 से 1100 मीटर इसका ऊंचाई होता है। और फिर दूसरा वाला जो रीजन कहलाता है, वो रांची हजारीबाग का पठार कहलाता है। ठीक है, ये एक ही है, बस दामोदर घाटी इसको अलग अलग दो भाग में बांटता है। फिर उसके बाद बाय पठार होता है। बाय पठार जो आता है, ये आपको रांची हजारीबाग का पठार का जो बाय होता है, उत्तरी बाय पठार और दक्षिणी बाय पठार में आपको अवस्थित इसको बांटा जाता है। इसको आपको एक मैप के द्वारा यहाँ हम समझाने का प्रयास करते हैं।
मैप होगा कि नहीं। फिर चाईबासा का मैदान आता है, चाईबासा का मैदान वो अपना चाईबासा वाले क्षेत्र में है। फिर राजमहल की पहाड़ी आता है, जुरासिक काल में बनी थी, ये लावा निर्मित है। तो ये सब हम लोग जीएस में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग को आवाज आया कि नहीं आया, ठीक है ना? तो इसलिए पढ़िए और पढ़ाई कभी मत छोड़िए, और कुछ ना कुछ करते रहिए। चलिए, आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।